World history. This is very important subject for your mains preparation, and every year or the other year you'll able to see 1 to 2 questions coming from the world history. But the problem of world history is that we don't have any prescribed book or resource where we can see the chapters of world history. So majority of the aspirants find it difficult to consolidate the chapters of world history. So if this is a problem, we have a solution. Hello and namaskar, this is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Sayas UPSC Prep, and we are starting a new series जहां पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे. एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक क्लास में हम मल्टीपल चैप्टर्स को कवर कर लें. जैसे आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम पहली बात तो सिलेबस को डिकोड करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, आपको जो लाइंस देखने को मिली है प्रिस्क्राइब्ड इन द यूपीएससी सिलेबस वो बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कहां से पढ़ना है. सो पहले तो हम बाइफरकेट करेंगे, डिकोड करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को प्रॉपर टाइमलाइन के थ्रू कि किस तरीके से 18th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी के एंड होते होते किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को. एंड उसके बाद वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में जो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे आपका रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया और चर्च का रोल हो गया. ये जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक्स को आज हम इस एक सेशन में कंप्लीट करेंगे. सो ये जो सेशन होने वाला है ये कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री का रहने वाला है. एंड जो लैंग्वेज रहने वाली है इस पूरी थ्रू आउट सीरीज की वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो इंग्लिश में रहेगी. अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो, कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इन दोनों में से, तो आपको ये जो सीरीज है ये समझ में आने वाली है. बट इस सेशन में या इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द यूपीएससी, फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू prepare for this prestigious exam, but somehow you are confused in your UPSC preparation, you are stuck in your UPSC preparation, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिखेगा. यू हैव टू जस्ट फिल दैट पर्टिकुलर गूगल फॉर्म एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन श्री राम साईएस फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव. उस फॉर्म में आप जो भी चाहें, जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी वो पूछ सकते हैं. उसके बाद हमारे जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन related to world history. Now, if you go by the syllabus prescribed by UPSC related to world history, the syllabus says that history of the world will include events from 18th century. So, जो timeline का confusion है वो UPSC ने खुद resolve कर दिया है, that you have to study the events when it comes to world history from 18th century. So, you have a proper timeline that 18th सेंचुरी के अराउंड जो भी इवेंट्स हुए हैं, लाइक वी हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लाइक वी हैव वर्ल्ड वॉर्स, लाइक वी हैव रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, लाइक कैपिटलिज्म, लाइक सोशलिज्म एंड सो ऑन, एंड द इफेक्ट्स एंड द आइडियोलॉजीज इफेक्ट्स ऑन द society. So this is a small syllabus prescribed by UPSC when it comes to world history, but ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करोगे, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि यू एबल टू सी द क्वेश्चंस फ्रॉम अमेरिकन रेवोल्यूशन, you get to see the questions from French Revolution, then you have World War, the period between the First World War and the Second World War. इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं जो इसमें डिफाइंड नहीं है. प्लस टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स from 18th century, like American Revolution, like French Revolution, like Industrial Revolution, you have a knack कि 18th century से पहले वर्ल्ड कैसा था. ठीक है, क्यों यूरोप की सोसाइटी को 14th और 15th सेंचुरी के अराउंड डार्क एजेस बोला जाता था, फिर किस तरीके से 14 से लेके 17th सेंचुरी तक कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स होते हैं, लाइक रेनेसा, लाइक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, लाइक एनलाइटमेंट, लाइक रिफॉर्मेशन. वो जो है ये जो इवेंट्स हुए बिफोर दी 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले जो इवेंट्स हुए उन्होंने सेट किया टोन फॉर रेवोल्यूशंस लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, फॉर रेवोल्यूशन लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म इन यूरोप. तो इन इवेंट्स को समझने के लिए आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 18th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड क्या था. तो ये जो सेशन होगा हम 18th सेंचुरी से पहले जो वर्ल्ड था उसको समझेंगे. हालांकि आपके सिलेबस में डिस्क्राइब्ड नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है
18th सेंचुरी से पहले का वर्ल्ड, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको समझने हैं जो 14 से 17 सेंचुरी के अराउंड हुआ था। क्लियर हो गया? अब ये सिलेबस डिफाइंड तो है नहीं, हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप देता हूं कि किस तरीके से जो है आप सिलेबस को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, मैं एक आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन सो दैट आई विल बी एबल टू क्रिएट द टाइमलाइन। ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली हम टाइमलाइन के थ्रू जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? तो 18th सेंचुरी के इवेंट से पहले हम क्या समझेंगे कि 14th सेंचुरी टू 17 सेंचुरीज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। ठीक है, जिसमें हम रेनेसा को पढ़ेंगे, जिसमें हम रिफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। आई एम जस्ट यूजिंग दी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सो रेनेसा, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड आपका एनलाइटमेंट, प्लस ये जो इवेंट हुए 14 से 17 सेंचुरीज के अराउंड, ये क्यों हुए? इसका रीजन था कि 6th सेंचुरी से लेके टिल अप टू 14th सेंचुरी यूरोप कंसीडर्ड एज, और यूरोप इज इन द डार्क एजेस, and for that you have two important reasons: feudalism and the role of church, सो 6th सेंचुरी से जब मेजर एम्पायर्स ब्रेकआउट हुए इन यूरोप में, एंड जब वहां पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, यू डोंट हैव एनी सेंट्रल अथॉरिटी इन द यूरोप, सो वी हैव सीन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ चर्च रोल्स। चर्च इवल रोल, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, कई सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये 6 से 14 सेंचुरी का माहौल था। देन 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी वी हैव सो मेनी इनिशिएटिव्स लाइक रेनेसा, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट। फिर हम आएंगे 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी में हम क्या देखेंगे? हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को समझेंगे, और अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ ही हम अमेरिकन सिविल वॉर को भी कवर कर लेंगे। अमेरिकन सिविल वॉर को भी कवर कर लेंगे। द डोमिनो इफेक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन इज समटाइम रिफर्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह भी आपका 18th सेंचुरी में हुआ था। So after covering the American Revolution and American Civil War, we'll move to the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेरी फेमस रूलर कॉल्ड नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, 1799 his tenure was from till up to 1799 till up to 1815। 1815 में एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है जहां पर जो फॉल होता है वो नेपोलियन का स्टार्ट हो जाता है या इवेंचुअली कंप्लीट हो जाता है। उस बैटल का नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जो नेपोलियन का इंपैक्ट था यूरोप में, उससे क्या हुआ? नेशनलिज्म मूवमेंट होते हैं, नेशनलिज्म राइज, जो नेशनलिज्म का राइज था यूरोप में वो स्टार्ट होता है। एंड इस वजह से हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। वी हैव द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एंड जर्मनी और इटली की हम बात करें तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कहां पर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो द सीड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर have been fructified because of the unification of Italy and the unification of Germany। because अभी जो हम प्रेजेंट जर्मनी और इटली देखते हैं जो एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड बाउंड्रीज में है, वो वैसे नहीं थे। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल किंगडम्स, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल किंगडम्स। कुछ हैपनिंग्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, एम्परर आते हैं जो इन किंगडम्स को कंसोलिडेट करते हैं एंड इटली बनाते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में जो सेवरल किंगडम्स थे उनको यूनाइट किया जाता है या कंसोलिडेट किया जाता है या यूनिफाई किया जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ यूनिफाइड जर्मनी। और फिर जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट मींस कहां पर हम आ गए? हम आ गए हैं
20th सेंचुरी की स्टार्ट में हम आ चुके हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, लीग ऑफ नेशंस। एंड द प्राइमरी रोल of League of Nations was that to stop a war like devastating First World War, but League of Nations Second World War को नहीं रोक पाता है। So there must be some reasons that why League of Nations failed। तो हम इसके फेलियर को भी समझेंगे। देन हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को जिनका बड़ा ही क्रूशियल रोल था। वी हैव राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर एंड फिर राइज ऑफ फासिज्म, दैट मींस मुसोलिनी। इसको पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन से पहले एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1917 में, एंड दैट वाज रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन को भी समझेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। रशियन रेवोल्यूशन के बाद लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुआ, देन राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर, और द आइडियोलॉजी ऑफ एडोल्फ हिटलर क्या थी वो कमेंट्स बताइएगा, प्लस राइज ऑफ फासिज्म। फिर 1929 के राउंड आपका आता है ग्रेट डिप्रेशन। इधर ही आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन के बाद हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे। सो वी हैव जस्ट एडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये मिस हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। 1929 ग्रेट डिप्रेशन होता है, ठीक है। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं 1920 से लेके आपके 1939 तक, उसको समझेंगे। ये जो इंटर पीरियड होता है बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इससे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन को समझेंगे। यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन को समझेंगे। यूनाइटेड नेशंस 1945 वर्ल्ड वॉर खत्म होता है एंड वी एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर एरा दैट लास्टेड फ्रॉम 1945 टू 1991, from 1945 to 1941, with the collapse of Soviet Union, the Cold War era was ended and America emerged as the single power in the world in the start of the 21st century, ठीक है। इसको समझेंगे। प्लस इंडिया का क्या रोल रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, उसको समझेंगे। इस तरीके करके जो है हम अप्रोच करेंगे इस पूरी इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री को। सो रोल ऑफ चर्च, फ्यूडलिज्म, देन 14th to 17th सेंचुरी कुछ इवेंट्स हुए, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट। फिर हम 18th सेंचुरी में अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन को हम समझेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखेंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर, राइज ऑफ मुसोलिनी और राइज ऑफ फासिज्म। 1929 वी हैव ग्रेट डिप्रेशन, then the period between or the period from 1920 to till up to 1939, द इंटर वॉर पीरियड, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। हालांकि ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, लीग ऑफ नेशंस हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर, राइज ऑफ मुसोलिनी, ये सब उसी चीज में है। ये आपका 1920 टू 1939 का जो वॉर पीरियड है, या दो वॉर्स के बीच का जो पीरियड है, उसमें यही सारे इवेंट्स हुए थे। फिर 1939 टू 1945 वी हैव द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसको समझेंगे। देन यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन को देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस में जो कंटिन्यूस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, उस पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे। फिर हम कोल्ड वॉर एरा को समझेंगे। इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स रहे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, इसको समझेंगे। इंडियन द कोल्ड वॉर एरा, इंडिया का क्या रोल रहा था कोल्ड वॉर एरा में, इसको समझेंगे। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, दैट वाज इन द ईयर 1991। तो फ्यूडलिज्म
ठीक है। फ्यूडलिज्म एंड रोल ऑफ चर्च से लेके हम 1991 तक कवर करेंगे। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है और इसी टाइमलाइन में जो है हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी टाइमलाइन में जो हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ of this entire world history series, then you can join me on the Telegram. This is my Telegram, Rishabh_knowledge_RS live. आपको यहाँ पर मेरे सभी important lectures के PDF जो है वो यहाँ पर अवेल मैं कराता हूँ. So do join the YouTube, टेलीग्राम चैनल. और जो मैंने डिस्कशन किया वही बताया. फ्यूडलिज्म, चर्च, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, अमेरिकन सिविल वॉर, नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो कोलोनिज्म शुरू हो जाता है. ठीक है, कोलोनिज्म शुरू हो जाता है. कैसे अफ्रीका, पैसिफिक, सेंट्रल एशिया, चाइना में कोलोनिज्म स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यू नीड रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल. एंड किसी भी कंट्री में यू हैव लिमिटेड रॉ मटेरियल्स, एंड रिसोर्सेस. सो फॉर दिस हम ये देखते हैं कि कोलोनिज्म स्टार्ट होता है. ठीक है, हम देखते हैं कि कोलोनिज्म स्टार्ट होता है अफ्रीकन कंट्रीज में या पैसिफिक में, सेंट्रल एशिया, चाइना. एंड दिस इंपीरियलिज्म, कोलोनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी था. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कोलोनिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, लीग ऑफ नेशंस, राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, ग्रेट डिप्रेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फॉर्मेशन ऑफ यूएन एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा इवेंट्स. तो ये जो है आपका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करोगे. कहीं से भी पढ़ोगे इसी तरह के इवेंट्स, यही क्रोनोलॉजी में जो है आपको इवेंट्स को पढ़ना है. एंड नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को वर्ल्ड बिफोर द 18th सेंचुरी. ठीक है, वर्ल्ड बिफोर द 18th सेंचुरी को समझने के लिए कि क्यों रेनेसा हुआ, क्यों रिफॉर्मेशन हुआ, क्यों साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, आपको समझना होगा कि फ्यूडलिज्म क्या है. आपको समझना होगा. ठीक है, आपको समझना होगा कि फ्यूडलिज्म क्या है. आपको समझना होगा कि चर्च का रोल कैसा था उस टाइम, सोसाइटी कैसी थी. तो देखिए, अगर मैं मिडिल एजेस की बात करूं, राइट फ्रॉम 6th सेंचुरी तो टिल अप टू आपका 15th सेंचुरी. ठीक है, 1500 AD, 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, यहां पर मिडिल एजेस बोला जाता है. मिडिल एजेस को रिफर किया जाता है डार्क एजेस की तरह, यूरोप के डार्क एजेस की तरह. एंड डार्क एजेस का रीजन क्या है, एक तो फ्यूडलिज्म है एंड दूसरा चर्च का रोल. अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सॉरी, कि ये जो हमारी सीरीज रहेगी ना, ये क्वेश्चन और आंसर राइटिंग के फॉर्म में रहेगी. कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो मैं उसी तरीके से बताऊंगा. यू विल एबल टू गेट द डेफिनेशन. आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा मैं कि वो फ्यूडलिज्म क्या है, तो फ्यूडलिज्म की डेफिनेशन पहले बताऊंगा मैं, उसकी डेफिनेशन आपको यहीं पे मिलेगी. फिर उसके फीचर्स क्या है, उसका इंपैक्ट क्या रहा, इसी तरीके का चर्च रोल, इसी तरीके से रेनेसा, हम इसी तरीके से पूरी कवर करेंगे. अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर लें तो कोई भी रेवोल्यूशन को पढ़ना हो तो आपको कॉजेस पता होने चाहिए, उसका पीछे बैकग्राउंड पता होना चाहिए और उसका इंपैक्ट. ये तीन चीज, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैं इसी क्रोनोलॉजी में कवर करूंगा, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग है ना वो भी कंप्लीट होता चले. तो उसी फॉर्मेट में करेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मेथड है जो आपको इजीली नहीं देखने को मिलेगा. सो इसी वजह से इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, आपको एंड तक जुड़े रहना है. और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के इनिशिएटिव्स मैं लाने वाला हूं जो आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, हर एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू यूपीएससी आपको हर स्टेजेस में यूपीएससी के आपको हेल्प करने वाला है. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा. एंड सेशंस अच्छे लगते तो लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि दिस इज द ओनली मोटिवेशन आई हैव, सो दैट मैं इस तरह के कंटेंट लेके आऊं. क्योंकि इन सब कंटेंट को कंसोलिडेट करने में इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क, एंड फॉर दैट वी नीड लाइक्स एंड कमेंट्स एज रिवॉर्ड. सो नाउ, अब फ्यूडलिज्म क्या था भाई. फ्यूडलिज्म को समझोगे तो फ्यूडलिज्म के अंदर क्या था कि जो सोसाइटी थी बड़ी रिजिड थी. व्हाट डू मीन बाय रिजिड? रिजिड इज की फ्लेक्सिबल नहीं है. जैसे मैं फिक्स हो गया हूं, मेरा एक एटीट्यूड है कि भाई मुझे ऐसे ही पढ़ाना है, अगला स्टूडेंट समझ रहा है नहीं समझ रहा, आई डोंट केयर. सो दिस इज अ रिजिड काइंड ऑफ एटीट्यूड. सो इसी तरीके से जो सोसाइटी थी फ्यूडलिज्म में, वो बहुत ज्यादा रिजिड हो चुकी थी. क्यों रिजिड? इस वजह से थी. अब मैं रिजिड क्यों हूं? क्योंकि इस क्लास में मेरे ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. एंड नाउ यू आर माई स्टूडेंट्स, आई एम योर फैकल्टी, एंड मेरे ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो मेरे पर कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रेशर नहीं है. जब प्रेशर नहीं रहेगा तो आई कैन बी रिजिड, आई कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन माई मूड. सो इसी तरीके से, क्योंकि 6th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, तो फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन का राइज होता है. जब भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती तो क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती तो हम देखते हैं कि वी हैव स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स और स्मॉल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस. यही चीज हमने देखी थी
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री के साथ भी कोरिलेट करता रहूंगा तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। यही चीज हमने देखी थी किसमें, यही चीज हमने देखी थी ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वी हैव द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स। जब मुगल एम्पायर, माइटी मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन पे थे तो हमने देखा कि वी हैव स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जैसे नवाब ऑफ बंगाल्स, ठीक है, जैसे मराठा किंगडम्स या मराठा एम्पायर, ठीक है। साउथ की बात कर लें, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर किंगडम, इसी तरीके से साउथ में और डिफरेंट, ईस्ट में चले जाइए, फिर इधर सिख एम्पायर। तो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स जब राइज होते हैं एंड यू डोंट हैव एनी सेंट्रल अथॉरिटी, तो देयर इज अ पावर वैक्यूम। एंड इस पावर वैक्यूम में हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका राइज हो जाता है, ठीक है, उनका राइज हो जाता है। प्लस जो इकोनॉमी थी वो विलेज बेस्ड थी। अब जब विलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जब विलेज बेस्ड इकोनॉमी है तो यू डोंट हैव एज सच अर्बनाइजेशन। तो ट्रेड्स नहीं थे, टाउन्स नहीं था, क्योंकि जब विलेज बेस्ड इकोनॉमी है तो आप देखोगे कि टाउन में बहुत ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं। जब टाउन में लोग नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, टाउन में जब लोग नहीं रहेंगे तो आप देखोगे कि जो ट्रेड है वो भी डिक्लाइन होगा। तो फ्यूडलिज्म में क्या था, एक रिजिड सोसाइटी थी, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं। एंड प्लस जो लैंड था फ्यूडलिज्म में, ये मेन सोर्स ऑफ पावर था। अभी पावर क्या है, अभी मेन सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी हैव मनी। बट ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्यूडलिज्म लैंड इज द सोर्स ऑफ पावर। अब जब लैंड सोर्स ऑफ पावर है तो जिसके पास लैंड रहेगा उसके पास उतनी अथॉरिटी रहेगी। नाउ दी फ्यूडलिज्म में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि वी डोंट हैव, लैंड में ये था कि ये जो लैंड थी इसकी जो ओनरशिप रहती थी। अभी क्या होता है कि आपने कोई फ्लैट परचेज किया, अब आप ओनर हो, ठीक है, यू हैव परचेज द फ्लैट, यू हैव पेड योर ड्यूज एंड नाउ यू विल बी द ओनर ऑफ योर फ्लैट और लैंड। बट फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि लैंड की जो ओनरशिप रहती थी वो कंडीशनल रहती थी। क्या रहती थी, वी हैव कंडीशनल ओनरशिप, वी हैव द कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। तो अब कंडीशनल ओनरशिप है, दैट मींस दैट जिसके पास भी कोई लैंड है उसको कोई कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी या ये जब तक कंडीशंस फुलफिल होती रहेंगी तब तक ही वो जो लैंड है उसका ये जो ओनर है ये सस्टेन रहेगा या ये रिकॉग्नाइज रहेगा। जैसे ही कोई पर्टिकुलर कंडीशन, जो अभी हम कंडीशंस को समझेंगे कि किस तरह की सोसाइटी थी, जैसे ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, ये जो लैंड की ओनरशिप है ये किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी। दैट मींस इन फ्यूडलिज्म वी हैव अ कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। अब ऐसा क्यों होता था, आपके पीछे ये आया, आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि व्हाई देयर इज कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। अब उसके पीछे रीजन ये था कि भाई वी डोंट हैव एनी सेंट्रल अथॉरिटी। In the dark ages of Europe, we don't have any central authority as such. So अब किंग के पास एक ह्यूमंगस अमाउंट का लैंड है। अब किंग जो है वो उस पूरे लैंड को टेक केयर नहीं कर सकता है, तो इस वजह से किंग क्या करता था कि इन लैंड्स को डिवाइड कर देता था, ठीक है, इन लैंड्स को डिवाइड कर देता था एंड इन लैंड्स को जो है फिर कुछ कंडीशंस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता था। एंड जब तक ये कंडीशंस जो किंग ने रखी है ये फुलफिल होती रहेगी, ये जो लैंड है उसकी ओनरशिप मेंटेन रहेगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि कंडीशनल ओनरशिप क्यों थी, कंडीशनल ओनरशिप क्या होती है। एंड प्लस जो रिजिड, मैंने बोला ना, एक टर्म यूज किया कि फ्यूडलिज्म में वी हैव अ रिजिड काइंड ऑफ सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड काइंड ऑफ सोसाइटी? रिजिड काइंड ऑफ सोसाइटी इज कि कोई भी सोशल मोबिलिटी नहीं थी। इस तरीके से हायरार्की में जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी। लाइक सबसे टॉप पर वी हैव किंग, सबसे टॉप पर वी हैव किंग, उसके नीचे आप देखोगे कि जो लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं। अब ये जो किंग है इन वेसल्स को लैंड देता था, ठीक है, इन वेसल्स को लैंड देता था एंड इसके बदले क्या होती थी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अपनी लॉयल्टी इन सर्विस प्रोवाइड करते थे। यानी कि लैंड को कंडीशंस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एंड उसके बाद जिसको लैंड दिया जा रहा है, जैसे किंग ने लैंड दिया
फ्यूडल लॉर्ड्स को और वैसल्स को, तो इन रिटर्न इनको कुछ सर्विसेज किंग को देनी होगी, लॉयल्टी देनी होगी। ठीक है, जब तक ये सर्विसेज किंग को प्रोवाइड कर रहे हैं इनके पास ये लैंड रहेगा। जैसे ही ये जो सर्विसेज किंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे फेल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द किंग, ये लैंड की ओनरशिप इनसे वापस ले ली जाएगी। किसके द्वारा? किंग के द्वारा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वैसल्स हैं, अब इनके पास जो लैंड आया है इसको ये फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्स। अब नाइट से आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर लास्ट में आपको दिखेंगे जो फार्मर्स होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, जिन्हें एक टर्म भी यूज किया जाता है। जब अगर आपसे इन केस अगर एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूडलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म मैंने बता दिया, फ्यूडलिज्म क्या है, तो आपको एक टर्म यूज करना होगा, सर्व्स। ठीक है, जो फार्मर्स थे या जो पीजेंट्स थे उन्हें सर्व्स कहा जाता था। जब इस तरीके के आप इन टर्म्स को यूज करते हो ना, जो टर्म्स को यूज किया जाता था उस टाइम, सो ऑटोमेटिक ही आपके जो आंसर्स हैं वो एनरिच हो जाते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट है उसने फार्मर लिखा है, पेजेंट्स लिखा है, नो वरीज, बिल्कुल सही है, बट उसी में फार्मर्स के स्लैश करके आपने सर्व लिख दिए, दैट मीन्स कि वो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार इसने एक और थॉरो अंडरस्टैंडिंग करी है लग रहा है सब्जेक्ट की, तो चांसेस जो है आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं टू गेट अ गुड मार्क्स और टू गेट अ बेटर मार्क्स कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स। एंड दिस इज द ओनली वे टू क्लियर द मेंस, कि आपको कंपैरेटिवली मार्क्स जो है, जो रिलेटिव मार्क्स हैं वो ज्यादा लाने हैं, इवेंचुअली आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट स्ट्रेटा है सोसाइटी का, जहां पर फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, सर्व्स हैं, इनके पास एज सच कुछ रहता नहीं था। ठीक है, बहुत ही कम लैंड रहता था, उसमें भी इनकी कंडीशंस फुलफिल करनी रहती थी। ठीक है, कंडीशंस फुलफिल करनी रहती थी, प्लस जो फार्मर्स हैं या जो सर्व्स हैं वो मूव नहीं कर सकते थे। अब जैसे किंग को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, तो जो वो फ्यूडल लॉर्ड्स को बोलेगा, फ्यूडल लॉर्ड जो है फिर नाइट से बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कर किंग को डायरेक्टली नाइट से कुछ कम्युनिकेट करना है, नहीं कर पाएंगे। किंग को पहले फ्यूडल लॉर्ड्स को बताना होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स जो फिर कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर एक रिजिड सोसाइटी थी, एक हायरार्किकल सोसाइटी थी, जहां पर कोई भी एज सच सोशल मोबिलिटी नहीं थी। कंडीशनल जो लैंड थी उसकी कंडीशनल ओनरशिप थी, कंडीशंस बेसिस पर रहती थी। जैसे किंग ने अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको कुछ सर्विसेज चाहिए, जब तक सर्विसेज फ्यूडल लॉर्ड्स दे रहे हैं वो कंप्लीट रहेगा। इन केस अगर किंग की टेरिटरीज पर अटैक होता है तो फिर जो नाइट्स हैं ये प्रोटेक्शन देंगे, इनके प्रोटेक्शन, जब वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो इन रिटर्न उनको लैंड मिलेंगे। तो इस तरीके से जिसे हम क्या कहते हैं, जब तक सर्विसेज प्रोवाइड हो रही तब तक उनके पास लैंड है। तो ये इस तरीके की रिजिड सोसाइटी बनी हुई थी, जहां पर जो लास्ट स्ट्रेटा था सोसाइटी का, ठीक है, वो रेंट भी पे कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग भी कर रहे हैं, एंड उनको एज सच कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो बेसिक नेसेसिटीज रहती थी बस उनका वही चीजें चल रही थी। तो ये आपका एक फ्यूडलिज्म सोसाइटी थी। ठीक है, ये आपका फ्यूडलिज्म सोसाइटी थी, जिसमें हमने फीचर्स को भी मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको डिस्कशन किया है। ठीक है, ये आपके, ठीक है, ये जो मैंने आपको डिस्कशन किया ये आपके फीचर्स है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्यूडलिज्म क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब फ्यूडलिज्म डेवलप क्यों हुआ उसका रीजन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो राइज कर गए। क्यों? क्योंकि जो किंग था उन्होंने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ कंडीशंस के बेसिस पर। उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं उनको लैंड दिया जाता था, और इस तरीके से जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो फ्यूडल लॉर्ड्स या फ्यूडलिज्म क्यों डेवलप्ड हुआ? द मेन रीजन और द प्राइमरी रीजन इज दैट इन यूरोप एट दैट टाइम, इन द मिडल एजेस ऑफ यूरोप, वी डोंट हैव एज सच दी सेंट्रल अथॉरिटी। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। क्लियर हो गया? अब फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म जल्दी से देख लेते हैं। आपको बता चुका हूं कि जो इकोनॉमी थी वो विलेज बेस्ड थी। ठीक है, अब जब विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी दैट मीन्स कि यहां पर इस दौरान जो डार्क एजेस का टाइम था, जब फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन बड़ा स्ट्रांग था, तो यहां पर ट्रेड नहीं था, ना यहां पर एज सच टाउन्स थे। ठीक है, प्लस जो मेन सोर्स ऑफ पावर था वो क्या था? वो लैंड था। मैं आपको बता चुका हूं जो मेन सोर्स ऑफ पावर था वो क्या था? लैंड था। जो आज हम बात करते हैं मनी की, फ्यूडलिज्म के टाइम पर वो पावर, जो मेन सोर्स ऑफ पावर था वो क्या था? वो आपका
लैंड था। इसी तरीके से आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब इकोनॉमी जो है वो विलेज बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टाउन्स में नहीं रहेंगे। जब टाउन्स में नहीं रहेंगे तो ट्रेड भी नहीं होगा। तो इन द पीरियड और ड्यूरिंग द फ्यूडलिज्म वी डोंट हैव द ट्रेड एज सच एज वेल एज द टाउन्स। फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी फंक्शनल टर्म्स नहीं थे। अब देखिए सेंट्रल अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है। सेंट्रल अथॉरिटी अगर कोई है तो प्रॉपर टर्म्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनल टर्म्स होते हैं कि किस तरीके से कोई भी जो स्टेट है या जो कंट्री है वो गवर्न होगी। जैसे हमारे सबके पर्टिकुलर लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज हैं, ठीक है, सिविक लॉज है, हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से कहना है, एक प्रॉपर फंक्शनल टर्म्स हैं। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है तो कुछ भी एज सच टर्म्स नहीं रहते हैं, कोई लॉज नहीं रहते हैं। जब लॉज नहीं रहते हैं तो फिर इसी तरीके की हम देखते हैं कि एक रिजिड सोसाइटी, एक हायरार्किकल सोसाइटी जहां पर मोबिलिटी नहीं है या सोशल मोबिलिटी बहुत नेक्स्ट और नील है या इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उस तरह की हम सोसाइटी देखते हैं। एंड प्लस हम बता चुके हैं कि रिजिड क्लासेस में जो फ्यूडल सोसाइटी थी ये डिवाइडेड थी एंड वी डोंट हैव एज सच सेंट्रल अथॉरिटी। तो फ्यूडलिज्म कंप्लीट हो गया, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो सेशंस होने वाले हैं, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस रहेंगे, ये अपने में बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैं आंसर राइटिंग के फॉर्म में करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है फ्यूडलिज्म में क्या आएगा, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, वी आर डन विद दिस। फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, वी आर डन विद दिस। व्हाई फ्यूडलिज्म डेवलप्ड, वी आर डन विद दिस। तो इन 3 फॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीज आर दी ओनली फॉर्म्स, बट हाँ इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप इस पोजीशन में रहोगे। अगर आप इस लेक्चर्स को देख रहे हो, इन लेक्चर सीरीज को देख रहे हो, तो आप इस पोजीशन में रहोगे दैट यू विल बी एबल टू काउंटर और राइट गुड आंसर्स अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, हमने सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग देख ली टाइमलाइन के थ्रू कि किस तरीके से हम सिलेबस को अप्रोच करने वाले हैं, क्या टाइमलाइन रहेगा, सिलेबस डिकोड कर दिया प्रॉपर तरीके से, और हमने फ्यूडलिज्म को पढ़ लिया। अब हम चर्च के रोल को देखेंगे कि चर्च किस तरीके से राइज कर रहा था। क्योंकि अगर हम मिडिल एजेस की बात करें या जो डार्क एजेस बोला जाता है यूरोप का, उसमें 2 इंपॉर्टेंट रोल थे। एक तो हमने डिस्कस कर लिया फ्यूडलिज्म, दूसरा चर्च का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। चर्च का ईवल रोल बोला जाता था। आप कई बार नेट पर भी देखोगे, बुक में देखोगे, आपको ईवल रोल ऑफ चर्च देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूडलिज्म के साथ जो चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन था वो भी उतना ही पावरफुल था जितना मैंने आपको फ्यूडलिज्म के बारे में बताया, ठीक है, जितना मैंने आपको फ्यूडलिज्म के बारे में बताया। देखिए चर्च का जो इनिशियल रोल था, ठीक है, जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया गया तो जो मॉन्क्स थे उनका इनिशियल रोल ये था कि जो कॉमन पीपल है उनके मोरल्स को, ठीक है, उनके मॉरल्स को अपलिफ्ट करें, उनके मॉरल्स को अपलिफ्ट करें। जो एक बेसिक प्रोसेस होता है लाइफ का, जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज रहती हैं, ठीक है, जहां पे हम लॉस्ट रहते हैं, उन लॉस्ट वेज को जो है चर्च फाइंड आउट करे या चर्च के जो मॉन्क्स हैं वो बताएं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, तो जिस तरीके से फ्यूडल लॉट का राइज हुआ, जैसे एक हायरार्किकल सोसाइटी बनी, जैसे एक फ्यूडलिज्म जो कंडीशनल ओनरशिप की लैंड थी वो बनी, इसी तरीके से चर्च में भी हम चीज़ें देखेंगे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, तो इनिशियली जो ऑब्जेक्टिव था चर्च का, जैसे जैसे टाइम बीता हमने देखा कि जो मॉनेस्ट्रीज थी, जो चर्च की मॉनेस्ट्रीज थी, वहां पर हमने देखा कि जो करप्शन है उनका राइज होने लग गया। अब जब करप्शन होने लगा, ठीक है, जब करप्शन होने लग गया तो जो बेसिक फंडामेंटल था, जो बेसिक फंडामेंटल रूल था या जो ऑब्जेक्टिव था चर्च का, वो चीजें उससे जो है वो डाइवर्ट हो गए। जैसे अगर कोई भी चर्च पर पोस्ट चाहिए तो उसके लिए चर्च ने क्या बोल दिया कि मनी रिक्वायर्ड होगा। तो इनिशियली जो चर्च का रोल है वो रोल ये है, या जो मॉन्क्स हैं उनका रोल ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनके उनके मॉरल्स को अपलिफ्ट करें, ठीक है, उनके वेलबीइंग को अपलिफ्ट करें। बट विद टाइम हमने देखा कि देयर इज अ सीरियस करप्शन इन द मॉनेस्ट्रीज, एंड फिर चर्च के रोल को इवल क्यों बोला जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे जो चर्च का पोस्ट अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। उसके बाद कोई भी रिचुअल
क्योंकि ये जो चर्च का रोल था, ये जो इवल्स रोल बोला जा रहा है उसमें ये था क्योंकि इस टाइम कोई भी लॉजिक पर डिस्कशन नहीं हो रहा था, कोई भी रीजनिंग पर डिस्कशन नहीं हो रहा था। जो भी चर्च बोल रहा था, जैसे सुपरस्टिशन बड़ा स्ट्रांग था। अब जब सुपरस्टिशन है, जब आपको फियर है, आपके अंदर फियर अगर इनबिल्ट किया जाएगा, जैसे आप मेरे पास आए, मैंने बताया, मैं फियर इंडक्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने बताया कि यू हैव अ वीक सब्जेक्ट कॉल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, देन यू हैव टू वॉच माई सीरीज। ठीक है, यू हैव टू वॉच माई सीरीज। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, फिर मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया। इसी तरीके से चर्च क्या कर रहा था, या चर्च के रोल को इवल्स रोल क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम चर्च जो है वो सुपरस्टिशन की बात करता था, ठीक है, विचेस की बात करता था, मैजिक की बात करता था, तो इनसे लोग डरते थे। ठीक है, इनसे लोग डरते थे। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या था? चर्च बोलता था दैट यू हैव टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड फॉर दैट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू चर्च। तो मनी पोस्ट, चर्च पोस्ट की बात कर लें, उसके लिए चर्च को या जो अथॉरिटीज थे उनको मनी देना रहता था, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना रहता था। इसी तरीके से रिचुअल्स परफॉर्म, कोई भी अगर रिचुअल्स परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मनी है वो पे करना पड़ता था। इसके बाद एक लेटर ऑफ इंडल्जेंस इशू किया गया चर्च के साइड से, एंड इसमें यह बोला गया कि आप अगर कोई भी सिन कर रहे हो, कोई भी गलत काम कमिट कर रहे हो, क्राइम कमिट कर रहे हो, सिन कमिट कर रहे हो, तो अगर आप लेटर ऑफ इंडल्जेंस इशू करोगे तो आपने कोई भी अगर सिन किया है, कोई भी अगर क्राइम कमिट किया है, तो वो जो क्राइम है या वो जो सिन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि आप यार ये कर लो तो शायद आपके जो पाप हैं वो साफ हो जाएंगे, तो इसी तरीके से, या वो माफ कर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से चर्च क्या बोलता था कि कोई बात नहीं, आपने सिन कर दिया है, नो इश्यूज, आपने कोई क्राइम कमिट किया है, नो इश्यूज, यू जस्ट हैव टू इशू लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। अब ये जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस है, इसके लिए भैया जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस, जैसे मैंने कोई क्राइम कमिट किया, मैं चर्च के पास गया, आई हैव कमिटेड अ क्राइम, what to do, what is the solution to remove my sin? तो चर्च बोलेंगे कि जो चर्च के अथॉरिटीज बोलेंगे कि ये काम करते हैं, लेटर ऑफ इंडल्जेंस आप इशू कर दो। इससे क्या होगा कि आपके जो सिन है, जो क्राइम है, वो रिमूव हो जाएंगे। तो क्या ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस अगर मैं इशू कर रहा हूं या चर्च मेरे बिहाफ इशू कर रहा है तो फ्री में करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए भी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो चाहे चर्च पोस्ट हो, उसके लिए यू हैव टू पे अ मनी, कोई रिचुअल परफॉर्म करना, उसके लिए यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आप अपने लिटरली सिंस को रिमूव कर सकते हैं बाय इशूइंग द लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस, उसके लिए भी यू हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या है? दिस इज करप्शन। तो जब करप्शन वो सीप इन कर गया चर्च में, तो फिर हम ये सारी चीजें देख रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको रोकने के लिए यू डोंट हैव एनी फंक्शनल टर्म्स। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जब तक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, तो इसी तरीके से जैसे फ्यूडलिज्म का राइज हो रहा था, इसी तरीके से चर्च भी अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस टाइम डार्क एजेस क्यों बोला जा रहा है? डार्क एजेस बोला जा रहा है कि भैया एक तो सोसाइटी जो है वो रिजिड है, लैंड जो है वो कंडीशनल ओनरशिप पर है, कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है, प्लस यहीं पर हम देखेंगे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक पर बात नहीं की जा रही है। चर्च जो कह रहा है वही बात मानी जा रही है, चाहे सुपरस्टिशंस हो, चाहे मैजिक हो, चाहे विचेस की बात हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए रिचुअल्स की बात की जा रही है। उसके लिए यू हैव टू पे अ मनी। आपने अगर कोई क्राइम कमिट कर लिया है या कोई सिन कमिट कर लिया है, उसको रिमूव करने के लिए यू हैव टू इशू लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस, एंड उसके लिए भी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्लियर हो गया? फिर लॉजिक एंड साइंस की तो बात ही नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली बात है। जब सुपरस्टिशन, विचेस, मैजिक की अगर बात हो रही है तो देयर इज अ वेरी लेस स्पेस लेफ्ट फॉर लॉजिक एंड साइंस। तो लॉजिक एंड साइंस को डिस्करेज किया जाता था। इनफैक्ट अगर कोई भी चर्च के इन लॉस को या ये जो प्रोसेस फॉलो करे थे, इस पर कोई भी क्वेश्चंस करता था, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करता था, तो लिटरली उनको बर्न कर दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। So that's why the logic of science, the logic of debate, the logic of reasoning was discouraged during the church era. That's why it is referred as church evil. ठीक है, church evil। तो मैंने आपसे बताया कि कोई भी अगर God, religion एंड फिजिकल फिनोमेना भी, क्योंकि अभी साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा तब जो चर्च ने फिजिकल फिनोमेना की बात करी थी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ गॉड के
अकॉर्डिंग हो रहा है, या सब जो गॉड कर रहे हैं आपके साथ क्यों हो रहा है, गॉड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, गॉड कर रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको रिचुअल्स और लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस इशू करने हैं, तो सिन जो है आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है एक चर्च का डोमिनेंस था। और अगर कोई भी इन आइडियाज को अपोज करता था, चर्च की जो फिलॉसफी थी रिलेटेड टू गॉड, रिलीजन, फिजिकल फिनोमेना, इनको अगर कोई भी लॉजिक से काउंटर करने का ट्राई करता था, तो उसे क्या करते थे, उसे लिटरली बर्न कर दिया, मतलब उन्हें जला दिया जाता था। इस तरीके की जो है एक इवल जो प्रोसेस है वो फॉलो की जा रही थी। अब क्या होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको जानना है, ठीक है, वो है आपकी थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि भाई क्या हो रहा है, मैंने आपसे बताया कि मिडिल एज क्यों बोला जा रहा है, मिडिल एज सॉरी डार्क एजेस क्यों बोला जा रहा है। एक तरफ किंग ने अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कंडीशनल ओनरशिप की बेसिस पर, फ्यूडल लॉर्ड्स का राइज हो रहा है, एंड सर चर्च भी है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। अब दोनों ये कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग। यहां से एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स ये कहती है कि दो स्वॉर्ड्स बनाए गए हैं वर्ल्ड में, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी को है, एक फिजिकल अथॉरिटी है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी के जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी की जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मींस तलवार, ठीक है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी की जो स्वॉर्ड है ये चर्च के पास है। एंड फिजिकल अथॉरिटी दैट मींस कि अगर कोई भी अटैक हो रहा है, डिफेंस, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है, तो उसके लिए यू नीड फोर्सेस, उसके लिए यू नीड फिजिकल अथॉरिटी। सो द स्वॉर्ड ऑफ फिजिकल अथॉरिटी वाज गिवन टू किंग। अब इस थ्योरी को लेकर, क्योंकि अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया डार्क एजेस है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया डार्क एजेस है। डार्क एजेस क्यों था मिड यूरोप में, बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड चर्च इवल्स रोल, ठीक है, जो मैंने बताया कि क्यों बोला जाता है। आपसे यहां आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई जो चर्च का जो टेन्योर था या जो उस टाइम राइज था उसे इविल क्यों बोला जाता है, तो ये फीचर्स आप एज इट इज लिखोगे, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपसे पूछा चला जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि 6 से लेके 14 सेंचुरी तक क्यों डार्क एजेस बोला जाता था यूरोप को, तो फ्यूडलिज्म एंड चर्च के बारे में आपको लिखना होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स है, इस पर भी अपने अपने इंटरप्रिटेशन थे, ठीक है, अपने अपने इंटरप्रिटेशन थे। जो चर्च है वो ये कहता था कि जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी दैट मींस चर्च जो है वो किंग से ऊपर है, ठीक है, वो किंग से ऊपर है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है ऑब्वियस सी बात है, उसका जो रोल है, उसका जो फंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वजह से चर्च जो है वो ऊपर है, एंड उसको सुपरसीड, ठीक है, उसके अंडर यानी कि सबसेट, उसके अंडर आता है फिजिकल अथॉरिटी दैट मींस किंग। तो चर्च ये कह रहा है कि चर्च सुप्रीम है, उसके बाद किंग आता है ना। जो किंग के फॉलोअर्स हैं, जो किंग है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है एंड जो फिजिकल अथॉरिटी है, ये दोनों ही इक्वल पावर है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको चर्च रिजॉल्व करेगा। अगर ऐसा कोई इंस्टांस है जहां पर वी नीड फोर्स, जहां पर वी नीड फिजिकल अथॉरिटी, तो वहां पर किंग आ रहा है। तो ऐसे में ना चर्च ऊपर है किंग से, ना किंग ऊपर है चर्च से, दोनों बराबर हैं। ये किंग और किंग के फॉलोअर्स बोल रहे हैं, बट जो चर्च है, चर्च ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल अथॉरिटी सुप्रीम है तो चर्च सुप्रीम हो गया, एंड उसके बाद जो है वो किंग आता है। तो ये थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स भी जो है आप रिफर कर सकते हो, क्योंकि अब भाई 6 से लेके 14 सेंचुरी तक हमने देखा जो डार्क एजेस पढ़ा जाता है, अब वहां पे ट्रांजिशन आना शुरू हो रहा है ना, तो अब किंग को भी लगेगा यार मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। चर्च तो जो है वो अपने हिसाब से सारी चीजें कह रहा है, ठीक है, कोई भी रिचुअल करना हो, कोई भी लेटर ऑफ इंटेलिजेंस हो, सब कुछ हो, वो अपने हिसाब से कर रहा है, तो मेरी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो अब जब ट्रांजिशन शुरू होगा, जैसे जैसे टाइम आता है तो लोग चेंज होते हैं, ठीक है, लोगों को और समझ में आता है, तो अब जो है वो ट्रांजिशन, जो डार्क एजेस के बाद जो ट्रांजिशन है वो शुरू होता है। अब ये जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताया, इमर्जेंस ऑफ ट्रेड, टाउन्स एंड सिटीज, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन इन टाउन स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन गिल्ड्स, rise and influence of merchant class, nexus developed between king and merchant as both wanted power। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, अब हमने पढ़ लिया 6 सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी तक डार्क एजेस क्यों बोला जाता है। अब जो है हम 14th से लेके 17 सेंचुरी, वर्ल्ड बिफोर 18 सेंचुरी में जो है अब क्या चीजें हुई, जो ट्रांजिशन होता है उसमें आते हैं 2 इंपॉर्टेंट फिनोमेना, चार, जिसमें पहला है रेनेसा, ठीक है, जिसमें पहला रेनेसा। अब देखिए
मैंने आपसे बताया कि जो ये डार्क एजेस था इसमें लॉजिक पर बात नहीं की जाती थी, इसमें रीजनिंग पर बात नहीं की जाती थी, सुपरस्टिशंस को माना जाता था, मैजिक को माना जाता था, विचेस और इस तरह की चीजें बताई जाती थी, लोगों को डराया जाता था। जो रिचुअल्स होते थे उसको परफॉर्म करने के लिए दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। चर्च की अगर पोस्ट चाहिए दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। इवन यू हैव टू रिमूव योर सिंस और क्राइम, यू हैव टू इशू लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड उसके लिए भी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जो लॉजिक और आपका जो लॉजिक और रीजनिंग है अबाउट गॉड, अबाउट रिलीजन, अबाउट फिजिकल फिनोमेना, जो कि चर्च ने डिसाइड किया था, अगर उसको कोई पूछता था तो या क्वेश्चन करता था तो लिटरली उसको जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये डार्क एजेस है। अब जब डार्क एजेस है, जब आप सोते हैं तो लाइट वगैरह सब बंद रहती है, बट जैसे ही सुबह होती है वी हैव सीन, क्या हम देखते हैं कि सन ऑफ रे, जो सन की किरणें होती वो आती ना, रेज ऑफ सन। दैट मीन्स कि अब सोया हुआ है यूरोप, डार्क एजेस है, अब इसको उठाने की बारी आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स रेनेसा। रेनेसा मीन्स रीबर्थ। तो रेनेसा क्या है? रेनेसा मैंने आपसे बताया कि ये आपका 14 सेंचुरी से स्टार्ट होता है और ये टिल अप टू अपना 17 सेंचुरी तक लास्ट करता है। और ये एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट होता है कि जो डार्क एजेस था, ठीक है, जो डार्क एजेस था यूरोप में, जहां पर फ्यूडलिज्म, जहां पर चर्च का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, जहां पर एक हायरार्कियल सोसाइटी थी, रिजिड सोसाइटी थी, जहां पर कोई भी सोशल मोबिलिटी नहीं थी, जहां पर जो चर्च है वो रिचुअल परफॉर्मेंस, चाहे लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसके लिए मनी इशू कर रहे हैं, लॉजिक पर बात नहीं हो रही है, रीजनिंग पर बात नहीं हो रही है। तो रेनेसा एक एज अ मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि भाई 6th सेंचुरी या डार्क एजेस से पहले जो यूरोप था ना, ठीक है, जो पहले यूरोप था, जैसे हम ग्रीक्स की बात कर लें, रोम के टाइम, रोम एम्पायर हो गया, ग्रीक्स, एशियन रोम्स, इस टाइम एशियंट रोम, इस टाइम जो एक सोसाइटी थी उसको रिवाइव करना होगा, एंड यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज रेनेसा। तो रेनेसा मींस रीबर्थ। इट बिगेन समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी एंड लास्टेड टिल 17th सेंचुरी। एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ कि भाई हमें अपना जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स थे, जैसे हम एशियन ग्रीक्स, एशियन रोम की बात करें, वैसे उस तरीके से हमें रिवाइव रहना है। बट बाद में जो रेनेसा, ये डिफरेंट आइडियाज में टर्न होने लगा। चाहे हम आर्ट की बात कर लें, हम लिटरेचर की बात कर लें, हम फिलॉसफी की बात कर लें, या हम पॉलिटिक्स की बात कर लें। तो पहले रेनेसा एक इनिशियली जो मूवमेंट था वो ये था कि जो एशियन ग्रीक, एशियन रोम के टाइम पे सोसाइटी थी उसे रिवाइव करना है, बट लेटर ये डिफरेंट आइडियाज में जो है वो स्प्रेड हो गया डिफरेंट सेगमेंट में। चाहे हम आर्ट्स की बात कर लें, फिलॉसफी की बात कर लें, लिटरेचर की बात कर लें, या फिर हम पॉलिटिक्स की ही क्यों ना बात कर लें। तो रेनेसा पे अगर आपका व्हाट इज रेनेसा आएगा तो आपको ये सिंपली डिफिनेशन लिख देना है। अब फीचर्स ऑफ रेनेसा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हो रहा था डार्क एजेस में? गॉड की बात हो रही है, ठीक है, रिचुअल्स की बात हो रही है, सुपरस्टिशंस की बात हो रही है, ह्यूमनिज्म की बात नहीं हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात नहीं हो रही है। तो रेनेसा का जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि जो कोर आइडिया था वो ह्यूमनिज्म था। ठीक है, ह्यूमनिज्म पर आइडिया जो है कोर हो गया। अभी क्या थी, एक सोसाइटी जो डार्क एजेस थी यूरोप की, वहां पर थियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ रिलीजन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, रिलीजन पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यह शिफ्ट होता है रेनेसा में। रेनेसा में क्या होता है कि भाई जो ह्यूमनिज्म है, ह्यूमैनिटी है, वो कोर पे आ गई। ठीक है, जो कोर था रेनेसा का वो आ गया ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म आ गया, और जो फोकस थी, जो डिविनिटी पर थी आपका मिडिल एजेस पर, वो शिफ्ट होके कहां पर आ गई, ह्यूमैनिटी पे आ गई। और स्टडी मैन और, ठीक है, मैन और नेचर की होने लगी। अभी क्या हो रही थी, स्टडी ऑफ रिलीजन यानी थियोलॉजी पर फोकस किया जा रहा था। ये स्टडी शिफ्ट होके कहां पे गई भाई, नेचर, मैन और नेचर का क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये इवॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व करते हैं। मैन जो इंसान है उसके जो बेसिक इमोशंस हैं, जॉय हो गया, सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, वो किस तरीके से इवॉल्व करता है, उसकी बेसिक लिविंग पर आइडिया आने लग गया रेनेसा में। ठीक है, उसकी बेसिक लिविंग पर आइडिया आने लग गया, जॉय, सॉरो, इमोशंस। ठीक है, इस पर फोकस शिफ्ट होना हम धीरे धीरे देखते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ, मैंने आपसे बताया था कि चर्च के टाइम पर लॉजिक की बात नहीं होती थी, रैशनल थिंकिंग की बात नहीं होती थी, बट
क्योंकि रेनेसा के टाइम पे बहुत से इंपॉर्टेंट थिंकर्स का राइज होता है, अभी मैं बताऊंगा। वो थिंकर्स को आपको बस एज इट इज उनका नाम लिख देना, बहुत ऐसा उनको डीप नहीं जाना आपको, बट हाँ अगर इफ यू मेंशन द थिंकर्स नेम, क्योंकि इन सब मूवमेंट में आप देखोगे ना, ये रेनेसा, साइंटिफिक, इनके थिंकर्स का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी सोसाइटी इन्होंने चेंज करी है, तो इनके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अगर आप मेंशन करोगे तो आपका आंसर बहुत एनरिच होंगे। ठीक है, तो न्यू थिंकर्स आ गए, उन्होंने क्या, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक और रैशनल थिंकिंग पर अप्रोच रखा। जो सुपरस्टिशन की बात हो रही थी, जो फिजिकल फिनोमेना चर्च ने डिसाइड किया था, इन सबको डिकार्ड किया जा रहा था। एंड जो होली बुक्स थी, जो कि पहले एक एलीट लैंग्वेज में थी, जो लोकल लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो इन होली बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया गया। ठीक है, इन होली बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया गया लोकल लैंग्वेज में। अब जब लोकल लैंग्वेज में रिलीजियस बुक्स जो हैं या जो होली बुक्स हैं, जब ये ट्रांसलेट होंगी तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, वो इस होली बुक्स, इन रिलीजियस बुक्स को समझेगी। अभी क्या हो रहा है कि जो रिलीजियस बुक्स हैं मिडिल एजेस में, डार्क एजेस में, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है कि भैया रिलीजियस बुक्स है, वो बड़ी ही एक एलीट लैंग्वेज में है, कॉमन आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो जो चर्च कह रहा है उसे मानना पड़ रहा है। बट अब क्योंकि इन बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया गया रेनेसा के टाइम पर, तो जो कॉमन पीपल उसको समझ में आ गया, अच्छा रिलीजियस बुक तो ये कह रही, चर्च तो हमसे ये करने के लिए कह रहा है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन जो आना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रेनेसा में, जैसे आपका दा विंची हो गए, जैसे आपका मिचेल एंग्लो हो गया, रफेल हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स थे ड्यूरिंग द रेनेसा मूवमेंट। यू जस्ट हैव टू मेंशन दीज नेम्स, ठीक है, यू हैव टू जस्ट मेंशन दीज नेम्स। प्लस जो थीम थी पेंटिंग की, ठीक है, जो थीम थी पेंटिंग की, ये थीम में शिफ्ट आना शुरू हो गया, इस थीम में जो है शिफ्ट आना शुरू हो गया। पहले क्या होता था डार्क एजेस में कि हेवन और हेल की बात होती थी, भाई आप ये करोगे तो आप हेल चले जाओगे, अच्छा आप ये करोगे तो आप हेवन, आपको हेवन मिलेगा। इन सारी चीजों से जो पेंटिंग की थीम थी वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई, एंड नाउ इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द ह्यूमन फॉर्म्स, ह्यूमैनिटी, क्योंकि मैंने बोला ना रेनेसा में जो कोर फीचर था वो ह्यूमनिज्म था, वो क्या था, वो आपकी ह्यूमैनिटी थी। तो जो थीम थी ये जो है आपकी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। प्लस जो पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट नहीं थे ड्यूरिंग दी मिडिल एजेस, ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, इनको सेपरेट करने की बात की जाती है रेनेसा में। दैट्स व्हाई रेनेसा को भी बोला जाता है कि रेनेसा ने सेकुलरिज्म के जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्रक्टिफाई किए, क्योंकि इससे पहले अभी हमने देखा डार्क एजेस में चर्च और पॉलिटिक्स सब मिली हुई है, इनको सेपरेट करना स्टार्ट किया। तो रिलीजन और जो आपका रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो रिलीजन और आपका पॉलिटिक्स है, इन्हें सेपरेट करना, या ये सेपरेट होना स्टार्ट हुए ड्यूरिंग दी एरा ऑफ रेनेसा। तो ये आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेनेसा के, जो आप मेंशन करोगे। तो रेनेसा में क्या आएगा, रेनेसा में 2 चीजें आएंगी। व्हाट इज रेनेसा, वी हैव डिस्कस्ड इट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेनेसा, वी हैव डिस्कस्ड इट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है, रेनेसा का इंपैक्ट क्या था। भाई सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये था कि जो चर्च की पावर थी ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई। चर्च क्या बोलता था, चर्च बात करता था कि जो पीस है वो आपके डेथ के बाद आएगी। रेनेसा ने बोला नहीं भैया, आपकी लाइफ जब तक चल रही है उसमें आप कैसे पीस अटेंड करोगे, ठीक है, उसमें आप कैसे खुश रहोगे, यानी कि आफ्टर लाइफ पर बात नहीं हो रही है, ड्यूरिंग द लाइफ बात हो रही है कि भाई अभी आपको लाइफ मिली है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आप कैसे अपनी हैप्पीनेस सीख करोगे, यहां पे कैसे अपने इमोशंस को सीख करोगे। चर्च कहता था कि पीस आप कैसे अटेंड करोगे आफ्टर द डेथ। तो आप जब आप आपको जो लाइफ मिली उसमें आप ये रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है। यहां से शिफ्ट हुआ रेनेसा में, इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई चर्च का जो रोल था वो डिक्लाइन हुआ। जो वो कहते थे आफ्टर लाइफ की जो बात होती थी, अब वो लाइफ जो अर्थ में जो आपको लाइफ मिली है उस पर फोकस करने की बात होने लगी। वहां पे हम कैसे हैप्पीनेस सीख कर सकते हैं, वहां पर हम कैसे अपने इमोशंस को सीख कर सकते हैं, यहां बात होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया कि जो आर्ट एंड कल्चर के थीम थे इसमें शिफ्ट आना शुरू हो गया, मैन एंड नेचर पर फोकस होने लग गया। हेल एंड जो हेवन की बात हो रही थी वो चेंज किया गया।
इवन जो आपके जैसे मैरी हो गए, जीसस, मैरी एंड जीसस, इनको भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही डिपिक्ट किया गया, ठीक है, कोई ऐसा रिलीजियस सिंबल्स की तरह नहीं डिपिक्ट किया जा रहा था, इनको भी एज आपका ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही जो है आपका डिपिक्ट किया गया। और इसका रेनेसा का एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये था, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये था कि जो होली बुक्स या जो रिलीजियस बुक्स थी ये ट्रांसलेट होना शुरू हो गई लोकल लैंग्वेज में। क्या हो गई? ये आपका ट्रांसलेट होना शुरू हो गई लोकल लैंग्वेज में। आपका क्या होने लग गई? आपकी ट्रांसलेट होना शुरू हो गई लोकल लैंग्वेज में, जो कि पहले आपका एक लिमिटेड एलीट ही उन बुक्स को पढ़ सकता था, वो चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है, वो चेंज होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? न्यू थ्योरी आपका फिर क्या हुआ? मैंने आपसे बताया कि जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कंसेप्ट ऑफ स्टेट में क्या आया? मैंने आपसे बताया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया गया था, एंड जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से ट्रीट होंगे, वो सेपरेट ट्रीट होंगे, तो दोनों को सेपरेट कर दिया गया। एंड जो पॉलिटिकल मैटर है ये सुप्रीम अथॉरिटी को वेस्ट किया जाएगा या उसके हाथ में दे दिया गया। ये एक और इंपैक्ट है, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रेनेसां का in terms of scientific revolution and reformation। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, इसी सेशन में, जो आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन और जो रिफॉर्मेशन है, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेनेसा। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में कि इज इट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन आर दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेनेसा, तो आप डेफिनेटली बताओगे हाँ कि इंपैक्ट में ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे जो है ये जो एक एटीट्यूड था या जो सोसाइटी थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है और फिर 18वीं सेंचुरी तक ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होगी। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने सिलेबस को डिकोड किया, कैसे हम टाइमलाइन के थ्रू चलेंगे, फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ लिया, चर्च के बारे में पढ़ लिया, एंड फिर हमने रेनेसा क्या होता है, रेनेसा के फीचर्स क्या हैं, एंड रेनेसा का इंपैक्ट या सिग्निफिकेंस क्या था। अब हम मूव करेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन आदि बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेनेसा। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बिगैन, देखिए हिस्ट्री में ना कोई एज सच पर्टिकुलर डेट नहीं रहती कि भैया इस दिन से ना या इस डेट से ये रेवोल्यूशन या ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है या जो मिडिवल हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होती, नहीं, हम इवेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुई हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी आती है और ये थ्योरी ये कहती है कि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। इससे पहले चर्च की जो थ्योरी थी, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि जो मिडिल एजेस, जो डार्क एजेस थी, वहां पर फिजिकल फिनोमेना भी चर्च ही डिसाइड करता था, ठीक है। चर्च, जैसे बॉलीवुड में गाना आता है ना, दिन को कहोगे तो दिन कहेंगे, रात को कहोगे तो रात कहेंगे, इसी तरीके से क्योंकि साइंस एंड लॉजिक तो डिस्कस होते नहीं थे, सो जो फिजिकल फिनोमेना चर्च ने बोल दिया वही मान लिया जाता था। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत या स्टार्ट बोला जाता है होती है विद heliocentric universe theory which states that the earth rotated on its axis। एंड चर्च क्या कहता था? चर्च ये कहता था कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर पर है, ठीक है, वो यूनिवर्स के सेंटर पे, जिसे हम जियोसेंट्रिक या अर्थ सेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो चर्च बोलता था अर्थ सेंट्रिक थ्योरी पर, और इसको जो है काउंटर किया न्यू थ्योरी कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स थ्योरी। एंड यहां से बोला जाता है कि द साइंटिफिक रेवोल्यूशन बिगिंस और द एरा ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बिगिंस, ठीक है। इसके साथ ही जो और भी दूसरे फिजिकल फिनोमेनास थे उनको भी डिस्कार्ड किया गया, ठीक है, उनको भी डिस्कार्ड किया गया। एंड अगर कोई भी फिजिकल फिनोमेना बताया जा रहा है, ठीक है, ये चर्च बोल रहा है कि नहीं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसे होता है, तो उसको जब तक एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उसको जब तक वेरीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, वेरीफाई नहीं किया जाएगा विद साइंटिफिक मेथड्स, तब तक उस फिजिकल फिनोमेना को नहीं माना जाता था। पहले क्या होता था मिडिल एजेस, डार्क एजेस में, कि चर्च ने बोल दिया कि भाई अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है तो है। एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, भाई ने बोला है तो है, वो अरशद वारसी का जो कैरेक्टर था सर्किट, उन्होंने बोला भाई ने बोला है तो है। इसी तरीके से चर्च ने अगर कोई बोल दिया फिजिकल फिनोमेना है तो है, बट ऐसा नहीं था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में चेंज आना शुरू हुआ
अब कोई भी फिजिकल फिनोमेना तभी माना जाएगा, फिजिकल फिनोमेना तभी माना जाएगा जब वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होगा और उसे साइंटिफिक मेथड से वेरीफाई किया जाएगा। देन समझा जाएगा कि हाँ, दिस फिजिकल फिनोमेना इज करेक्ट और दिस फिजिकल फिनोमेना इज वेरीफाइड, इज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक मेथड्स। क्लियर हो गया। एंड फिर इसी एरा में केपलर आते हैं, ठीक है, जर्मनी के थे, जिन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। इन्हीं के वर्क को कॉम्प्लीमेंट या कंटिन्यू करते हैं न्यूटन, जहां पे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो फिजिकल फिनोमेना सेटअप किया गया था चर्च की साइड से, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन में धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होता है। एंड जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, क्योंकि मैंने आपसे बताया यहां पर साइंटिफिक मेथड्स की बात हो रही है, यहां पर एक्सप्लेनेशन पर बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है, यहां पर केपलर आ रहे हैं, न्यूटन आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने एनलाइटमेंट का पाथ जो है वो कहीं ना कहीं पेव डाउन कर दिया, कहीं ना कहीं लेट डाउन कर दिया। और एनलाइटमेंट जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो सेल्फ रूल हो गया, दूसरा आपका बेसिक ह्यूमन राइट्स हो गया, एंड तीसरा आपका डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, तो जो एनलाइटमेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो एनलाइटमेंट है क्या उसने जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है क्या उसने एनलाइटमेंट का पाथ जो है वो प्रिपेयर किया, तो डेफिनेटली। एंड 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स रहते हैं एनलाइटमेंट में, क्या क्या मैंने बताया आपको, सेल्फ रूल हो गया, बेसिक ह्यूमन राइट्स हो गया, एंड डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी हो गया। और अब वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आपका रिफॉर्मेशन है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। हमने टाइमलाइन के थ्रू सिलेबस को डिकोड किया, ठीक है, उसके बाद हमने फ्यूडलिज्म को पढ़ा, उसके बाद हमने चर्च के रोल को पढ़ा, इन दोनों के टेन्योर को, या इनका जब राइज था या पावर में जब थे तो क्यों यूरोप को डार्क एजेस बोला जाता था, इसको हमने समझ लिया। फिर हमने रेनेसा को समझा, ठीक है, फिर हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को समझा, एनलाइटमेंट पे थोड़ी सी डिस्कशन करी। अब जो है हम लास्ट में बात करेंगे रिफॉर्मेशन। तो अब क्या है, डार्क एजेस है, ठीक है, पूरा डार्क है, कंप्लीट डार्क है, यहां से यूरोप को पुल आउट करने के लिए वी हैव रेनेसा, दैट मींस रीबर्थ। अब जब रीबर्थ हो गया है, ठीक है, लोगों को आइडिया आ गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, अब रिफॉर्म की बात आ रही है। भाई अभी क्या है, आप गए पहले दिन आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आप पहले दिन परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, बट gradually you have done your basic books, you are done with the reference or the standard books, now you have that, you have that confidence, you have that concept clarity, be it polity, history, economy, now you are in that zone कि अब जो question आएगा you will able to decode that question in a very good way compared to the first day, and जब आप उन questions को एक better position में decode करोगे, then you will be in a position to write a very good answer compared to the answer that you have written on the very first day of your preparation. क्लियर हो गया। तो अब वो क्या है, क्योंकि अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेनेसां सब कुछ हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन क्या बात करता है, रिफॉर्मेशन क्या था, देखिए रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है जो चर्च और जो रेडिकल कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि रिफॉर्म है ना। तो रिफॉर्मेशन क्या है, एक मूवमेंट है, मूवमेंट स्टार्ट होती है जो कैथोलिक चर्च की जो रेडिकल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जो अथॉरिटी थी, इनको चैलेंज करने के लिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है। एंड इसी वजह से आपने देखा कि जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स हैं वो यूरोप की डिफरेंट सिटीज में प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा प्रोटेस्टेंट्स, तो जो प्रोटेस्टेंट हैं वो यहीं से आ रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। जो कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी थी, जो उनके रेडिकल प्रैक्टिसेस थी, उसको चैलेंज करते हैं, उनको चैलेंज किया जाता है इन रिफॉर्मेशन, ठीक है, इन रिफॉर्मेशन। एंड उस रिफॉर्मेशन मूवमेंट को कौन स्टार्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट लीडर्स। एंड इस वजह से प्रोटेस्टेंट, अब ये जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स हैं ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस को सेटअप करते हैं यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में। एंड यूरोप के कंट्रीज में क्यों सेटअप, जो किंग है वो इन चर्चेस को सेटअप भी कर रहे थे, क्यों, क्योंकि किंग भी जो है वो चर्च की पावर को चैलेंज करना चाहता था, ठीक है, वो चर्च की पावर को चैलेंज करना चाहता था। इस वजह से जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे वो कई डिफरेंट सिटीज में जो है वो सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। अब जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे, जहां पर मैंने बात करी कि जो कैथोलिक चर्च थे या जो चर्च का रोल था, वो जो रिलीजियस बुक थी वो एक एलीट लैंग्वेज में पढ़ते थे, वो सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड थी वो एलीट लैंग्वेज में थी। बट प्रोटेस्टेंट चर्च में क्या था कि इन्होंने नॉर्मल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया,
लैटिन लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया। अगर हम चर्च की बात करें तो उसमें जो रिलीजियस लैंग्वेजेस थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जो कि एक एलीट लैंग्वेज मानी जाती थी। एलीट, व्हाट डू मीन बाय एलीट? एलीट इज लाइक दैट कि वो बहुत कम लोग उसको समझ सकते हैं। बट प्रोटेस्टेंट चर्चेस में क्या हुआ कि जो रिलीजियस बुक थी उनको लोकल लैंग्वेजेस में जो है वो डॉक्यूमेंट किया गया, सो दैट जो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल पॉपुलेशन है वो समझ सके। अब जो लोकल लैंग्वेज थी उसका यूज या उसका इंपैक्ट क्या था? उसका इंपैक्ट ये था कि जब लोग चर्च में आए, ठीक है, प्रोटेस्टेंट चर्च में आए, जब उन्होंने वो रिलीजियस बुक पढ़ी, उनको सब कुछ समझ में आया, उनको एक्चुअल में रियलाइजेशन हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल पेन, व्हाट इज द रियल पेन। तो यहां से एक यूनिटी की फीलिंग आई, यहां से एक कॉन्शियसनेस की फीलिंग आई, एंड यहां से एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो क्या हम ये कोट कर सकते हैं कि जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था यूरोप में, द नेशनलिज्म यूरोप, क्या उसके सीड्स फ्रक्टिफाई यहां से हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल होना स्टार्ट हो रहे थे, हमें दिख रहा था, ठीक है। तो रेनेसा जो है, जो बाद में हमने देखा कि नेशनलिज्म होता है यूरोप में, उसका कहीं ना कहीं सीड का रोल प्ले करता है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला ना कि 18th सेंचुरी के इवेंट्स को समझने के लिए आपको ये रिफॉर्मेशन, ये रेनेसा, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे अमेरिकन रेवोल्यूशन पर, तो आपको जो सोशियो कल्चरल कॉजेज मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होने वाला है। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन अमेरिकन रेवोल्यूशन एज वेल एज ऑन द अमेरिकन सिविल वॉर। हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर लें, डन एंड डस्टेड कर दें, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन क्या हुआ? रिफॉर्मेशन क्या था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था, जो कि चर्च के रैडिकल जो प्रैक्टिसेस थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो है वो सेटअप होना स्टार्ट हो गए डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज में। जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया। जब लोकल लैंग्वेजेस, जब जो कॉमन जनता, जब चर्च आई, जब उन्हें समझ में आया, तो वहां से एक वननेस की फीलिंग आई, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो इस वजह से जो है ये जो है आपका रिफॉर्मेशन का प्रोसेस रहता। अब ये देखिए, अब ये सारी चीजें चल रही हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेनेसा, ठीक है, रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ चर्चेस, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कैथोलिक चर्च। तो क्या कैथोलिक रिफॉर्म नहीं होंगे? क्या कोई काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेट 16th सेंचुरी में आपका ये जो काउंटर रिफॉर्मेशन ये स्टार्ट होता है। एवरीथिंग इज क्रोनोलॉजाइज्ड, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझ लेंगे आप, हिस्ट्री में क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एशियंट हो, मिडाइवल हो, इवन पोस्ट अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंट भी। सो या दिस इज द की, क्रोनोलॉजी। हम सारी चीजें क्रोनोलॉजी से थ्रू ही जा रहे हैं। तो अब जो है कैथोलिक चर्च ने एक मूवमेंट इनिशिएट किया, ठीक है, सोल्जर्स ऑफ जीसस करके इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जहां पर जो पहले जो एक लॉस्ट पावर थी चर्चेस की, ठीक है, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, यहां पर ये जो सोल्जर्स ऑफ जीसस हैं ये जाते थे और लोगों को जो है, जो क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्चेस बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, तो ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे रैलीज एंड सबको जो है वापस से जो इनके थॉट प्रोसेस थे वो कन्वे करते थे, ठीक है, इनके जो थॉट प्रोसेस थे वो कन्वे करते थे। तो एक जगह प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, एक जगह आपके फिर कैथोलिक चर्चेस हैं, यहां पर ये इनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये काउंटर मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे रिलीजियस वॉर बिगिन हो गई, एंड दिस रिलीजियस वॉर इज ब्रूटल। ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट ये ब्रूटल थी, ब्रूटल रिलीजियस वॉर थी। एंड इस रिलीजियस वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स थे, इनको लिटरली माइग्रेट करना पड़ा। एंड बहुत से जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका जाके सेटल हुए, और फिर नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है? अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ रहा है कि इन मूवमेंट्स, ये जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, ठीक है, हिस्ट्री डिफाइनिंग मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन, बीट अमेरिकन, फ्रेंच, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन सब से लिंक्ड कर रही हैं। क्लियर हो गया? तो रिफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कैथोलिक चर्च की साइड से, एंड ये इवेंट रिजल्ट करता है रिलीजियस वॉर में। रिलीजियस वॉर के वजह से बहुत से जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स हैं वो माइग्रेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट लोकेशंस में, एंड उसमें एक लोकेशन थी नॉर्थ अमेरिका। एंड फिर जो है आपके
नॉर्थ अमेरिका में क्या स्थिति चल रही थी, वहां से अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो है फिर अब हम सिलेबस में एंटर कर जाएंगे। इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी जो आपके सिलेबस में डिकोडेड है, बट इन इवेंट्स को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड रेनेसा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, एवरीथिंग। एंड ये क्यों हुए उसको समझने के लिए आपको फ्यूडलिज्म और चर्च समझना होगा। तो ये पहला लेक्चर जो है ये आपका कंप्लीट वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में कंप्लीट कर चुका हूं। आई गेस आपको ये सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और बैक टू बैक ये सीरीज आएगी, ठीक है। लंबी लंबी थोड़ी क्लासेस रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड कोशिश रहेगी कि 10 to 11 डेज में आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, पहली चीज तो। एंड सेशन अच्छा लग रहा है, यू हैव टू ओनली लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस, डू कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपके थॉट हैं, डू कमेंट्स, कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्लास। अब जो है नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन सिविल वॉर, होपफुली दोनों जो है हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो ऑन दिस नोट इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।